हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जी हाँ दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, उनका क्या क्या प्रयोग था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का क्या दोष है, इनसे जुड़ी सारी बातों का बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्लास 9 में इसका पढ़ना है, बहुत सारी इसका यूज था, और क्लास 11 में और क्लास 12 में ये सवाल आते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। तो इसलिए आप कॉम्पिटेटिव में इससे बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। तो दोस्तों इसके वीडियो को अंत देते रहिएगा, आपको सारा कंसेप्ट समझा दूंगा कि आखिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि कुछ वीडियो से सीखिएगा तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए, सबसे पहले आपको समझना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप समझिए इनका प्रयोग, इनका क्या प्रयोग था। जब प्रयोग को समझ आइएगा ना तो आप अपने आप से लिख दीजिएगा। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये तो सन 1911 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए थे, प्रयोगों के आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला उसी को हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तो कुछ स्रोत होगा, रेडियो एक्टिविटी स्रोत। यहाँ से दोस्तों क्या होता है ना, जानते हो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है ना। तो यहाँ से अल्फा किरण को निकाले, तो अल्फा किरण को निकाले दोस्तों, और ये क्या किया उन्होंने, स्वर्ण पत्थर ले लिया, जो जैसे रेड वाला ये स्वर्ण पत्थर है। और दोस्तों किनारे किनारे देख रहे हैं ना हरा वाला, ये वृत्ताकार पर्दा है, पर्दा मतलब ऐसे होगा और बीच में रखा होगा स्वर्ण पत्थर। तो दोस्तों जब यहां से अल्फा कण गया ना, अल्फा किरण, तो यहां से देखें कि स्वर्ण पत्थर से जैसे टकराया अल्फा कण तो अलग अलग दिशाओं में चला गया। क्या हुआ, अलग अलग दिशाओं में चला गया। सबसे पहले स्रोत लिए जहां से अल्फा कण को गुजारे, और एक स्वर्ण पत्थर लिए, कुछ मिलीमीटर होगा उसका चौड़ाई मोटाई, तो उसमें से क्या किया अल्फा कण को गुजारे। तो देखें क्या अल्फा किरण सब अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। तो यहीं पे दोस्तों ने नोटिस किया ना कि सारा अल्फा कण है ना वो अलग अलग दिशा में चला जाता है, लेकिन दोस्तों उसी में से एक अल्फा कण ना वापस गुजर जाता है, जैसे उस से यहाँ पे दिखाया गया, आपको दिखाया गया। तो लगभग 20,000 में से दूर एक अल्फा कण नीचे वापस लौट आ जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए नाभिक का दोस्तों, जो कि परमाणु का दोस्तों दो भाग होता है, एक परमाणु होता है जिसमें कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और एक जो केंद्र में नाभिक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का बस अंदर वाला जो सोना के पत्र के अंदर जो है ना दोस्तों, उसी का दिखाया गया ये वाला। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि परमाणु ही नाभिक है। तो देखिए यहाँ से अल्फा किरण गुजरा, देखिए ये भी चला गया उधर, यहाँ से भी गया, ये भी उधर चला गया। और दोस्तों यहाँ तक, यहाँ से एक देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे एक टकरा के वापस आ गया पीछे, सिर्फ एक आया है, पीछे आया है ना। और तो ये भी देख दोस्तों, ये भी आपको इधर चला गया, ये भी इधर चला गया। तो देख सकते हैं सिर्फ एक अल्फा कण वापस नीचे पीछे चला। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब यही ना है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होगा, खाली होगा तभी तो सब अल्फा कण पार हो गए नाभिक से, परमाणु से, लेकिन उसमें से एक सिर्फ आकर टकरा गया। इसका मतलब उसका अधिकांश भाग खाली होगा, खाली होगा तो उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ होगा और अल्फा कण सीधा चला गया होगा विचलित होकर, लेकिन उसमें से एक अल्फा कण। इसका मतलब दोस्तों उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांशता भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांशता भाग खाली होता है, और परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है। समझे बात को, तो उन्हीं निष्कर्ष निकाला था। जब अल्फा कण वो सब गुजर गया, सारा गुजर गया, उसमें से एक वापस आया ना, तो उन्होंने समझ गया को सारा अल्फा कण तो गुजर गया, इसका मतलब अधिकांशता भाग खाली होगा, तभी तो टकराया नहीं, किसी से लौटा नहीं। और इसी से निकाले कि परमाणु का अधिकांशता भाग खाली। इसलिए दोस्तों नाभिक की खोज का श्रेय ना रदरफोर्ड को ही दिया जाता है, और इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया सबसे पहला कि परमाणु का अधिकांशता भाग रिक्त होता है, और दोस्तों ने क्या बताया था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है। और उन्होंने दोस्तों क्या बताया था ना कि परमाणु का जो तो अधिकांशतः जो द्रव्यमान होता है ना, पूरा मास वो नाभिक में ही केंद्रित होता है। आपसे पूछ देगा कि परमाणु का जितना भी सारा द्रव्यमान कहाँ स्थित होगा, तो नाभिक में होगा। ठीक है, और उन्हें बताया दोस्तों कि परमाणु जो नाभिक का जो आयतन होता है ना, वो परमाणु का आयतन तो एकदम नगण्य होता है। जैसे आप मान लीजिएगा नाभिक को दोस्तों, क्रिकेट के गेंद को मान लीजिएगा ना कि मान लीजिए क्रिकेट का जो गेंद वो नाभिक है, तो पता है परमाणु कितना बड़ा होगा, 20 किलोमीटर त्रिज्या वाला परमाणु बनेगा। तो समझ सकते हैं कि कितना नाभिक छोटा होगा तो परमाणु कितना बड़ा होगा, इसका मतलब नाभिक अत्यंत सूक्ष्म होगा। ठीक है, तो नगण्य बोल सकते हैं भी। तो इस तरह से दोस्तों सारा मैं बात लिखाता हूँ, उसका दोष लिखाता हूँ, आराम आराम से वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं लिखाऊंगा सर पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, चलिए तो सर्वप्रथम क्या लिखे, कैसे एग्जाम में लिखा ये समझिए। देखिए सर्वप्रथम क्या लिखेंगे दोस्तों, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रयोग द्वारा एक निष्कर्ष निकाला
जिसे क्या बोलते दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोलते हैं, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछ दे सकते कब दिया गया था, तो 1911 ईस्वी में बोल सकते, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको केमिस्ट्री का टॉपिक है। जो निम्न है, अब भाई क्या क्या कहता है ये बात को ज्यादा नोटिस करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक लिखेंगे नंबर 1 में क्या क्या बोल सकते हैं कि परमाणु का अधिकांशता भाग रिक्त होता है, रिक्त यानी खाली होता है, तभी तो सब अल्फा कण गुजर गया और एक ही अल्फा कण 20,000 में से वापस आया। तो बोल सकते हैं क्या, परमाणु का अधिकांशता भाग रिक्त होता है, रिक्त यानी कि खाली होता है। ठीक है, और केंद्र में क्या होता है दोस्तों, नाभिक स्थित होता है। और केंद्र में नाभिक स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया पहला। और दोस्तों दूसरा नंबर क्या बताया था, ठीक है, ये तो दोस्तों आ गया। ठीक, उन्होंने क्या होता है दोस्तों, नाभिक जो होता है ना, परमाणु का अधिकांशतः जो द्रव्यमान होता है ना, वो नाभिक में ही स्थित होता है। इन्होंने नाभिक से जुड़ी बहुत सारे बताते थे, नाभिक का त्रिज्या, इसलिए दोस्तों नाभिक का खोज का श्रेय इन्हीं को दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा कि नाभिक का खोज किसने किया, तो क्या बताया, रदरफोर्ड। तो क्या बताया था, क्या मैंने बोला कि परमाणु का अधिकांशतः भाग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में, उसके नाभिक में स्थित होता है, उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये समझ गए ना, जितना भी परमाणु का द्रव्यमान होगा ऐसा नहीं कि सब अलग अलग भागों में बांटा हुआ रहेगा, सारा का सारा उसका मास उसके न्यूक्लियस में ही केंद्रित रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा हो गया दोस्तों। तीसरा क्या बोल सकते हो, नहीं कभी सारा नाभिक से ही चर्चा हो रहा है ना। उन्होंने दोस्तों एक और बताया था कि जो नाभिक का जो आयतन होता है ना, वो परमाणु का आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अभी समझिए ना, नाभिक को अब क्रिकेट का गेंद का बॉल, क्रिकेट का जो गेंद मान लीजिएगा, तो परमाणु का त्रिज्या दोस्तों 20 किलोमीटर वाला हो जाएगा। समझ जाइए कितना बड़ा हो जाएगा, गेंद छोटा सा लेकिन परमाणु 20 किलोमीटर त्रिज्या वाला, तो समझ सकते हैं। ठीक है, नोटिस यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में नगण्य होता है। अब नगण्य ही ना मानेंगे, 20,000 किलोमीटर यहाँ है, तुलना में नगण्य होता। ये तो दोस्तों हो गया। दोस्तों इन्हें ये बताया था दोस्तों, रदरफोर्ड साहब ही बताया था दोस्तों, नाभिक का त्रिज्या दोस्तों याद रखिएगा फर्मी में होगा। एक फर्मी 10 का -15 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है, एक फर्मी को एफएम से सूचित करते हैं, 10 के पावर -15 मीटर होता है। ये दोस्तों होता है नाभिक का त्रिज्या। और दोस्तों एक दोस्तों एंगस्ट्रम, उन्होंने दोस्तों एंगस्ट्रम में बताया था 10 के पावर -10, ये पिकोमीटर ही बोल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने दोस्तों परमाणु की त्रिज्या को बताया था। परमाणु की त्रिज्या कितना दोस्तों, 10 का -10 मीटर, और दोस्तों नाभिक का कितना 10 में 15 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने ही बताया था। तो देखिए दोस्तों और बताता हूँ, देखिए ये तो हो गया दोस्तों। और उन्होंने दोस्तों क्या बताया था ना, रदरफोर्ड साहब ही बताया था दोस्तों कि जो नाभिक में जो होता है ना, बोल सकते, उन्होंने बताया था कि परमाणु में जो तो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण प्रोटॉन दोनों की संख्या समान होती है और इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उन्होंने ही बताया था, तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उन्होंने क्या था, परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि दोनों का संख्या समान होता है तो आप बोल ही सकते कि देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोल सकता हूँ किसी परमाणु में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर -चार्ज होगा। और दोस्तों मान लीजिए 10 प्रोटॉन हो जाएगा,
तो इस पर प्लस चार्ज होगा, तो -10 से +10 दोनों जुड़ जाएगा। जब इसको जोड़िएगा माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज -10 और प्रोटॉन का चार्ज +10 जुड़िएगा तो क्या 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से। तो बोल सकते हैं क्या, इसीलिए आपसे पूछ सकता है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। ये तो चौथा हो गया दोस्तों। और दोस्तों पांचवा उन्होंने क्या बताया था, देखिए आप देखिए, चूंकि नाभिक है ना, तो नाभिक के चारों ओर क्या होगा, तो नाभिक तो केंद्र में ही रहता है, इसके चारों कक्षा होगा, ऑर्बिट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही रहेगा। ये तो लाजमी है, कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। तो दोस्तों उन्होंने बताया था कि जो नाभिक के चारों ओर ना इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है। और दोस्तों एक और बताता हूँ, नाभिक जो था, नाभिक को दोस्तों हमेशा याद रखेगा, नाभिक पर आपको हमेशा प्लस चार्ज होगा। क्या दोस्तों, नाभिक पर प्लस चार्ज हमेशा होता है, याद रखें। नाभिक धनावेशित होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। तो उन्होंने क्या था कि जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है, ठीक है, वृत्ताकार पथ या रास्ता पर घूमता रहता है, जिसे हम लोग कक्षा बोलते हैं। उन्होंने ही बताया था, तो ये भी बात को लिख सकते हैं। अब देखिए दोष क्या, देखिए बताऊंगा। उन्होंने क्या बताया दोस्तों, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ये तो दोस्तों हमारा यही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। यहाँ पे दोस्तों लिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे लिखा देता हूँ दोस्तों, आपको याद रखिएगा, नाभिक के जो त्रिज्या था ना, उन्होंने फर्मी ने व्यक्त किए थे। क्या दोस्तों, फर्मी में। बोल सकता है कि नाभिक का त्रिज्या किस में व्यक्त होता है, तो फर्मी में। दोस्तों क्या होता है, 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब परमाणु का त्रिज्या दोस्तों उन्होंने बताया था पिकोमीटर, दोस्तों या तो एंगस्ट्रॉम में बोल सकते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, और एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो नाभिक का त्रिज्या तो फर्मी में, एक फर्मी होगा 10⁻15 मीटर। देखिए दोस्तों दोष लिखा देता हूँ रदरफोर्ड का। देखिए तो दोष में लिखा तो समझा देता हूँ, ठीक है, लिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए रदरफोर्ड साहब क्या बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों घूमते रहता, बोले थे ना। अब अगर मैंने अभी बताया था कि नाभिक पर धन प्लस चार्ज होता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। तो अभी बताया दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमते रहेगा, और चूंकि नाभिक पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच तो आकर्षण होगा। आकर्षण होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में घुस जाएगा, आकर्षण का तो अट्रैक्टिव करेगा, तो नाभिक में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाएगा, सम जाएगा, उसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परमाणु तो नष्ट हो जाएगा ना। लेकिन दोस्तों परमाणु नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमाणु अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। तो ये भी गलत हो गया। और सबसे गलत बात ये दोनों बताते हैं, इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता नहीं चलेगा। ये रदरफोर्ड मॉडल का पढ़ लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि जो ऑर्बिट में है ना कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये हमारा दोष हो गया, तो दो दोष हो गया ना। सबसे पहला दोस्तों परमाणु का स्थायी का पता नहीं चला, ये बोले तो अस्थायी होगा। और दोस्तों दूसरा मॉडल क्या कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई व्याख्या नहीं करता। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल का दोष हो गया, ठीक है। तो इस तरह पूरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया। इस वीडियो में वन शॉट सारा क्लियर कर दिया हूँ। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमसे सवाल आएगा तो इसी से आएगा, और क्लास 12th में आएगा सवाल तो इसी से रहेगा, वर्णन करना, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा इसी तरह से, और 9th 11th में इसे पढ़ना है। तो इसके लिए मैं लाया था ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं भली बात इससे परिचय हो, जाने। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल D2 को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं जानते इसके बारे में जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए। जय हिंद, जय भारत।